हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित ऐसे टॉपिक पर आधारित प्रश्नों के बारे में जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज तक के जो हमारे प्रैक्टिस सेट रहे हैं उसमें मैंने ये सभी प्रश्न अभी तक नहीं लिए हैं। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है सभी प्रश्न आपके लिए नए हैं और ये प्रश्न ऐसे हैं कि यहाँ से आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो को ध्यान से फुल कंसंट्रेशन के साथ में इस वीडियो को आपको देखना है और साथ में वीडियो के जैसे ही आप प्रश्नों को करते चलें साथ में कमेंट जरूर करते चलिएगा, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो आपके डायरेक्ट ये सभी चीज़ें दिमाग में बैठती जाएंगी। तो आपको इसको ज़्यादा अलग समय देने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि देखिए आपके साथ में मैथ सब्जेक्ट है, ठीक है, रीजनिंग सब्जेक्ट है। तो देखिए जो मैथ्स है, रीजनिंग है, इनके ऊपर आप थोड़ा ज़्यादा समय दे पाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी दोस्त हैं आपके रिलेशन के हैं, कोई भी हो, यदि वो भी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हो, रेडियो ऑपरेटर के लिए तैयारी कर रहा हो, तो इस वीडियो को आप उन तक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न की ओर और सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। चलिए तो कमेंट कर दीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा इसको। हो सके तो देखिए कॉपी पेन और रख लीजिएगा अपने पास में, तो जो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपके लिए एग्जाम के लिए बताता चला जा रहा हूं वो आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। चलिए तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया है? ऑप्शन ए कह रहा है कि लोधी वंश ने, तुगलक वंश ने, गुलाम वंश ने और सैयद वंश ने। चलिए तो कमेंट कर दीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तुगलक वंश हो गया, चाहे वो लोधी वंश हो, गुलाम वंश हो, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा। चलिए, आप चाहते हैं कि आपके प्रश्नों में माइनस मार्किंग ना हो और प्रश्न आपका सही होकर आए, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए तो यहां पर बात करते हैं। देखिए प्रश्न जैसा पूछ रहा है तो यहां पर थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है, थोड़ा सा आप समझेंगे, इसके बाद में मैं आपको आंसर यहां पर बता दूंगा। चलिए तो देखिए कह रहा है कि खिलजी वंश के ठीक बाद, खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया है? तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया है खिलजी वंश के बाद में? तो तुगलक वंश। ऑप्शन बी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर वंश है आपके सामने, गुलाम वंश भी है, सैयद वंश हो गया, लोधी वंश। जरूरी नहीं है कि देखिए खिलजी वंश ही आपसे पूछ ले, जरूरी नहीं है कि गुलाम वंश पूछ ले, कोई भी पूछ सकता है यहां पर। तो थोड़ा थोड़ा सा आप इसके बारे में समझ लीजिएगा जहां से प्रश्न बन सकता है यहां पर। और देखिए कोशिश यही करूंगा मैं कि आपकी जो भी यहां पर समस्या रहेगी उसका निवारण करने का, ठीक है। बाकी तो अब जो एग्जाम में पूछेगा इसके लिए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन यदि आपने ये प्रैक्टिस सेट ध्यान देकर देख लिया तो गारंटी के साथ मैं बोलता हूं कि यदि यहां से प्रश्न बनता है तो आपका बाहर नहीं जाएगा। चलिए तो देखिए सबसे पहले आया गुलाम वंश। कौन सा वंश आया? गुलाम वंश, ठीक है। गुलाम वंश आया तो गुलाम वंश की स्थापना के बारे में बात करते हैं। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की? 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई। ऐबक कौन था? ऐबक था मोहम्मद गौरी का गुलाम, ठीक है। कौन था ऐबक? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी स्थापना की? गुलाम वंश की स्थापना की 1206 ईस्वी में। इसके बाद गुलाम वंश के बाद जो आता है वंश वो है आपका खिलजी वंश। कौन सा वंश आ गया? खिलजी वंश आ गया, ठीक है। खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में किसके द्वारा की जाती है? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा की जाती है, ठीक है। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में जो वंश आता है, जैसा कि हमारा आंसर है, तीसरा जो वंश है वो है तुगलक वंश। कौन सा वंश है? तुगलक वंश है। तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1320 ईस्वी में गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई। यहां से पिछले प्रैक्टिस सेट में यदि आपने देखा हो तो मैं प्रश्न ले चुका हूं। प्रश्न लिया था मैंने कि नहरों का निर्माण करता, सबसे पहले नहरों का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो याद रखिएगा किसके द्वारा करवाया गया था? गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा करवाया गया था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, याद रखिएगा। तुगलक वंश के बाद में जो वंश आता है
वो होता है सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना की थी खिज्र खान ने, ठीक है। ये वंश कितने 37 वर्षों तक लगभग इस वंश के द्वारा शासन किया गया। और इसके बाद में जो वंश आया फिर सैयद वंश के बाद में, वो आया लोधी वंश। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1451 में बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी। ये रहा आपका वंश से संबंधित पूरा चार्ट, ठीक है। अब देखिए जो खिलजी वंश है, अब चाहे आपसे कोई भी प्रश्न पूछ ले, जैसे पूछ सकता है कि तुगलक वंश के बाद में कौन सा वंश आया जिसने शासन किया? तो वो था कौन सा वंश? सैयद वंश था। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खां थे। अब यदि आपको ऐसे नहीं याद होता तो मेरे पास देखिए दूसरा भी आपके लिए तरीका है। वो दूसरा तरीका है ट्रिक। यदि आपको ऐसे याद नहीं हो रहा है तो मैं ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा। मेरा काम है आपको समझाना, कोशिश यही की जाएगी कि आपके दिमाग में सभी चीजें चढ़ जाएं, ठीक है। चलिए, तो जो ट्रिक है कि गुलाब खिले तो सांस लो, सांस लो। गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से क्या हो जाएगा यहां पर आपका गुलाम वंश, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई, ठीक है। खिले से हो जाएगा खिलजी वंश, जलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई इसकी स्थापना, ठीक है। तो से कौन सा हो जाएगा? तुगलक वंश, तुगलक वंश, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई स्थापना। और सांस से सैयद वंश हो जाएगा। लो से हो जाएगा आपका लोधी वंश हो जाएगा, बहलोल लोधी के द्वारा स्थापना की गई। तो बताइए, यदि आपको वैसे याद नहीं होता तो आप ट्रिक इसको नोट कर लीजिएगा, और जो भी मैंने बताया है आप इस ट्रिक के माध्यम से आपके दिमाग में ये चीजें बनी रहेंगी। तो बताइए, आपका ये पढ़ना आसान हुआ? यदि आपको लग रहा हो कि सभी चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए, इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि भारत में डिडी, यहां पर डिडी है, ठीक है, डिडी उत्सव की शुरुआत कहां से हुई थी? ऑप्शन ए नागालैंड से, अरुणाचल प्रदेश से, असम से या मणिपुर से। तो देखिए, डिडी उत्सव पूछ रहा है कि डिडी उत्सव की शुरुआत भारत में कहां से हुई थी। चलिए, तो कमेंट कर दीजिएगा कि सही आंसर इसका क्या होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी के साथ में हमारा सही आंसर चला जाएगा कि जो डिडी उत्सव है, डिडी उत्सव ये कहां पर मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और जो डिडी उत्सव है, पूछ सकता है कैसा त्योहार है, तो याद रखना एक फसली त्योहार है। कैसा त्योहार है? फसली त्योहार है। याद रखिएगा, फसल की कटाई का त्योहार माना जाता है इसको। जब भी फसल की कटाई होती है तो कौन सा उत्सव मनाते हैं अरुणाचल प्रदेश में? यहां पर डिडी उत्सव मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए, कुछ ऐसे उत्सव हैं यहां पर, कुछ त्योहार हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं, याद रखिएगा। सिर्फ आपके एग्जाम के चहेते नहीं है, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे टीईटी का हो, सीटेट का हो, ठीक है, पैट का एग्जाम हो, सभी एग्जाम का फेवरेट ये क्वेश्चन रहे हैं। चलिए, तो देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर जो आपके उत्सव हैं जो आप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए देखिए, जैसे पोंगल त्योहार पूछता है कि पोंगल त्योहार, तो ये भी कैसा? एक फसली त्योहार है। पोंगल त्योहार एक फसली त्योहार है और कहां पर मनाया जाता है? तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। जलीकट्टू भी तमिलनाडु में ही मनाया जाता है, याद रखिएगा। पोंगल त्योहार कहां पर मनाया जाता है? इंपोर्टेंट है, नोट जरूर कर लीजिएगा। एक फसली त्योहार है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। डिडी भी एक फसली त्योहार है, अरुणाचल प्रदेश का त्योहार है। इसके अलावा ओणम, ओणम सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है। किसी भी एग्जाम को उठाकर देख लीजिएगा, यदि आप उसके पिछले साल के पेपर को देखते हैं तो वहां पर आपको ओणम लिखा मिल जाएगा। ओणम जो त्योहार है ये भी एक फसली त्योहार है, ठीक है। अगस्त सितंबर में मनाया जाता है, जो एक फसली त्योहार है। कहां का त्योहार है? केरल का बेटा त्योहार है, ठीक है, याद रखिएगा। ओणम पूछा जाता है कि कहां का त्योहार है, तो केरल का त्योहार है। चलिए, इसके बाद जो अगला है वो है लोसर। तो एक तो है यहां पर नाम लोसर है, और जो दूसरा मैं आपको बताने वाला हूं वो है लोसांग। दोनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लोसर को ही बच्चे कहीं कहीं पर
जो लोसांग होता है उसका आंसर लगा कर आ जाते हैं, और जहां पर लोसर दिया होता है, जहां पर लोसांग दिया होता है वहां पर लोसर का आंसर लगाते हैं। तो देखिए लोसर जो त्योहार है वो मनाया जाता है लद्दाख में। कहां पर मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। और जो लोसांग महोत्सव है ये है सिक्किम का त्योहार। कहां का त्योहार है? सिक्किम का। तो दोनों को याद रखिएगा, लोसांग सिक्किम का त्योहार है और जो लोसर है वो मनाया जाता है लद्दाख में। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखिए जो तीसरा है, सॉरी अगला है जो आपका यहां पर पॉइंट, वो है हॉर्नबिल त्योहार। हॉर्नबिल जो त्योहार है वो मनाया जाता है नागालैंड में। हॉर्नबिल महोत्सव, हॉर्नबिल महोत्सव, ठीक है, याद रखिएगा इसको। गणगौर त्योहार मनाया जाता है राजस्थान में। गणगौर, गणगौर त्योहार पूछता है कि कहां पर मनाया जाता है, ये सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है। गणगौर त्योहार कहां का त्योहार है? तो आप कहेंगे सर कहां का त्योहार है? राजस्थान का त्योहार है, याद रखिएगा इसको। छठ पूजा, ठीक है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है छठ पूजा। छठ पूजा पूछता है कहां का त्योहार है? तो देखिए छठ पूजा बिहार में भी मनाते हैं, और जो आपका पूर्वांचल उत्तर प्रदेश है, पूर्वांचल में भी छठ पूजा मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश का एग्जाम है, पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में कहां पर मनाई जाती है छठ पूजा। तो पूर्वांचल जो बिहार से सटा हुआ क्षेत्र है वहां पर छठ पूजा मनाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए नुआखाई त्योहार। नुआखाई, जो नुआखाई त्योहार है यह मनाया जाता है उड़ीसा में। ठीक है, चलिए पूछता है आपसे कि संगाई, तो संगाई मनाया जाता है मणिपुर में। ये कुछ त्योहार थे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे, याद रखिएगा। यदि त्योहार से प्रश्न बनता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है मेरी। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपके सामने है तीसरा प्रश्न सेशन का। चलिए कह रहा है कि किससे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाग कहा जाता है? मैसूर का बाग किसे कहा जाता है पूछ रहा है। चलिए तो ऑप्शन ए यहां पर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, बाजीराव, टीपू सुल्तान और आसफ शाह फर्स्ट प्रथम। चलिए तो जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी के साथ में सही आंसर चला जाएगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को कहा जाता है मैसूर का बाग। तो ऑप्शन सी हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए अब यहां से जो मैसूर से प्रश्न बनते हैं, एक तो आपके जो युद्ध हो गए, मैसूर के जो युद्ध थे, ठीक है, तो मैसूर आंग्ल युद्ध जो हुआ था, आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुए थे? 4 हुए थे। यहां से भी प्रश्न बन जाता है। तो देखिए जो हमारा जो प्रश्न है वो है टीपू सुल्तान से संबंधित। तो टीपू सुल्तान से संबंधित कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है? तो चलिए पहला बिंदु जो आपको याद रखना है, पहला बिंदु जो याद रखना है आपको टीपू सुल्तान से संबंधित, वो है कि बादशाह की उपाधि किसे दी गई थी। पूछ सकता है मतलब कि टीपू सुल्तान को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो याद रखिएगा बादशाह की उपाधि दी गई थी। ठीक है, इसके अलावा पूछ सकता है कि स्वतंत्रता का वृक्ष, दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि स्वतंत्रता का वृक्ष श्रीरंगपट्टम में, देखिए जो टीपू सुल्तान थे इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? श्रीरंगपट्टम को बनाई थी। देखिए थोड़ा सा समझिएगा, यहां पर हल्का सा मैं आपको विस्तार से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए सबसे पहले 1761 में क्या हुआ कि जो मैसूर था, मैसूर के शासक कौन बने? हैदर अली। और हैदर अली के पुत्र कौन थे? टीपू सुल्तान। हैदर अली की मृत्यु हो गई, द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई। तो उत्तराधिकारी कौन हुए मैसूर के? टीपू सुल्तान। ठीक है, तो जो श्रीरंगपट्टम है वो टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टम को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो यहां पर जो वृक्ष लगाया था, कौन सा वृक्ष लगाया था पूछा जाता है? स्वतंत्रता का वृक्ष श्रीरंगपट्टम ने पूछा जाता है। किसने लगवाया था? टीपू सुल्तान ने। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न बनता है, जैसे पूछा जाता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कहां की संधि हुई थी? तो याद रखिएगा मद्रास की संधि। ठीक है, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें किसकी संधि हुई थी? मद्रास की संधि हुई थी। ठीक है,
जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। तो ये याद रखिएगा, जो भी बोलता चला जा रहा हूं इसको भी आपको ध्यान से सुनना है। चलिए इसके अलावा देखिए लास्ट यहां पर जो पॉइंट है, तीसरा हमारा पॉइंट है टीपू सुल्तान से संबंधित। पूछ सकता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। तो याद रखिएगा जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था, टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में, और हैदर अली की मृत्यु हुई थी दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था। तो ये पॉइंट थे यहां से टीपू सुल्तान से संबंधित, याद रखिएगा। मैसूर का बाग टीपू सुल्तान को कहा जाता है, तो ऑप्शन C4 कनाडा सही आंसर हो जाएगा, टीपू सुल्तान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। चलिए कह रहा है कि उस उपकरण का नाम बताइए जो कंप्यूटर में निर्देशों को इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करने का कार्य करता है। ऑप्शन ए कह रहा है CPU, ALU, ऑप्शन सी कह रहा है कि CU, और डी कह रहा है कैश मेमोरी। चलिए तो सही आंसर बताइएगा क्या होगा। तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा CPU। दूसरा है ALU, इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहां पर जो देखिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यहां पर CPU से प्रश्न बन सकते हैं, CU, और अगला है आपका कैश मेमोरी। तो देखिए जो CPU है इसके तीन भाग होते हैं, एक तो होता है ALU, CU और कैश मेमोरी। तीनों को आपको मैं यहां पर समझाने वाला हूं। चलिए तो देखिए जो CPU होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसके तीन भाग होते हैं, एक तो होता है ALU जिसको बोलते हैं हम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, जो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है इसका काम होता है, देखिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंक गणित या फिर तार्किक इकाई। अंक गणित या फिर तार्किक इकाई किसको बोलते हैं, ALU को। इसका कार्य होता है कंप्यूटर में जोड़, घटाना, गुणा, ठीक है, भाग, ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के द्वारा। जो भी तार्किक कार्य है वो किसके द्वारा किए जाते हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के द्वारा किए जाते हैं। CU को बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट का मतलब होता है नियंत्रक इकाई। ठीक है, ये कंप्यूटर के सभी भागों पर क्या करता है, निगरानी रखने का काम करता है। इसको बोलते हैं, किसका काम करता है, नियंत्रण का काम करता है। जो भी कार्य किया जा रहा है CPU में, कंप्यूटर में, उस पर नियंत्रण रखता है कौन, कंट्रोल यूनिट। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नियंत्रक इकाई बोला जाता है। कैश मेमोरी का काम होता है डेटा स्टोर करना, डेटा स्टोर करना। तो इसको याद रखिएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मालवा संस्कृति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए कांस्य युग से, ताम्र पाषाण युग से, नवपाषाण युग से और पुरापाषाण युग से। चलिए तो कमेंट कर दीजिएगा सही आंसर क्या होगा इसका। चलिए दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए तो बताइएगा कि मालवा संस्कृति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो मालवा संस्कृति है वो किससे संबंधित है, ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। अब देखिए कुछ यहां पर ऐसे पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए कांस्य युग की बात करते हैं, तो जो कांस्य युग का समय रहा है वो रहा है 3000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के मध्य का समय माना जाता है कांस्य युग। कांस्य युग से जो प्रश्न बनता है, चलिए समझिएगा इसको। कांस्य युग से जो प्रश्न बनता है वो पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है। ये प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न बताऊंगा मैं आपको जो बार बार प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और यही आपके एग्जाम में पूछे जाने की भी संभावना रहेगी। तो पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है।
जैसे मालवा संस्कृति है वो किस युग से संबंधित है? ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। जो सिंधु घाटी सभ्यता का समय रहा है वो रहा है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, 1700 ईसा पूर्व। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ताम्र पाषाण युग से, देखिए पूछ रहा है कि मालवा संस्कृति किससे संबंधित है, तो ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। आपने सही आंसर लगाया इसका। ठीक है, लेकिन जो यहां से एक और पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न कैसा पूछा जा सकता है? प्रश्न बनता है यहां से कि सबसे पहले धातु का प्रयोग किस युग में किया गया था? तो सबसे पहले धातु का प्रयोग, सबसे पहले धातु का प्रयोग, धातु का प्रयोग किस युग में किया गया था? ताम्र पाषाण युग में किया गया था। याद रखिएगा। बात करते हैं नव पाषाण युग की। तो देखिए पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। एक तो होता है पुरा पाषाण काल, दूसरा जो होता है वो मध्य पाषाण काल, और तीसरा होता है पुरा पाषाण काल। तो जो है हमारा पुरा पाषाण काल, यहां से प्रश्न बनता है कि कृषि की शुरुआत किस युग से मानी जाती है? तो आप कहेंगे सर कि कृषि की शुरुआत मानी जाती है नव पाषाण काल से, नव पाषाण युग से मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा पूछ सकता है कि पहिए का आविष्कार सबसे पहले किस युग में हुआ था? तो यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर कि पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था? नव पाषाण युग से हुआ था। याद रखिएगा इसको। इसके अलावा तीसरा है आपका जो प्रकार, वो है पुरा पाषाण काल। यहां पर पुरा पाषाण काल में क्या हुआ? आग की खोज हुई और आग का प्रयोग भी किया गया। तो प्रश्न बनता है कि किस काल में आग का प्रयोग हुआ सबसे पहले और आग की खोज हुई? तो वो हुई पुरा पाषाण काल में। याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा प्रश्न बन सकता है कि चित्रकारी की शुरुआत किस युग से मानी जाती है? तो उच्च पुरा पाषाण काल से मानी जाती है, क्योंकि जो पुरा पाषाण काल है आपका 3 भागों में फिर से विभाजित है यहां पर। एक तो निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है, तो याद रखिएगा। आग की खोज किस पाषाण काल में हुई? पुरा पाषाण काल में हुई। आग की खोज भी हुई और आग का प्रयोग भी किया गया। चित्रकारी की शुरुआत भी पुरा पाषाण काल में हुई। नव पाषाण काल में क्या हुआ मैंने आपको बताया, एक तो कृषि की शुरुआत हुई, पहिए का आविष्कार भी नव पाषाण काल में भी किया गया। ठीक है, ताम्र पाषाण काल से पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस पाषाण काल से है, किस युग से संबंधित है? तो आप कहेंगे कांस्य युग से संबंधित है। ये थे यहां से प्रश्न। चलिए इसके बाद जो अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि सैंडल पीक कहां स्थित है? ठीक है, सैंडल चोटी या सैंडल पीक बोलते हैं हम इसको, कि सैंडल पीक कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए कह रहा है कि बैरन द्वीप, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। चलिए तो देखिए जो सैंडल पीक है वो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी कुल ऊंचाई है 731 मीटर। तो ऑप्शन डी फॉर दिल्ली यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बैरन द्वीप, जो बेटा बैरन द्वीप है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसी ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत की बात करते हैं तो भारत में देखिए कुल 2 ज्वालामुखी पाई जाती हैं। भारत में कुल 2 ज्वालामुखी पाई जाती हैं। एक तो है वैरेन ज्वालामुखी जो एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, और दूसरी जो ज्वालामुखी है वो है नारकोंडम। नारकोंडम, जो नारकोंडम ज्वालामुखी है ये एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। सुषुप्त ज्वालामुखी होती है कि जिसमें वर्तमान में उद्गार नहीं हो रहा है, वर्तमान में जिस ज्वालामुखी से लावा नहीं निकल रहा है वो होती है कौन सी? सुषुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, और सक्रिय ज्वालामुखी होती है जिसमें वर्तमान में उद्गार हो रहा है। ठीक है, तो जो बैरन द्वीप है और नारकोंडम दोनों ज्वालामुखी भारत के अंडमान निकोबार द्वीप पर मिलती हैं। ठीक है, याद रखिएगा कहां पर पाई जाती है। प्रश्न बनता है यदि आपका भारत में पूछता है कि भारत में बैरन द्वीप कहां पर है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। देखिए यदि आपके एग्जाम में ज्वालामुखी से संबंधित प्रश्न बनता है तो वो सबसे ज्यादा चांस रहते हैं बैरन द्वीप के। यही आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। चलिए इसके बाद जो हमारा अगला यहां पर ऑप्शन है वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप से कैसे प्रश्न बनते हैं? सबसे पहले तो लक्षद्वीप की बात करते हैं। पूछता है कि राजधानी क्या है, तो लक्षद्वीप की जो राजधानी वो है कवरत्ती। क्या है? कवरत्ती।
दूसरा प्रश्न, यहां पर अंतर आप समझिएगा कि मैं क्या बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो तीनों पॉइंट है वो सिमिलर है। समझिएगा, जो पहला है यहां पर पॉइंट वो है कि जो लक्षद्वीप है इसका सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, यह प्रश्न बनता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, अमनदीवी। पूछता है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, याद रखिएगा द्वीप समूह पूछा है। जो दूसरा यहां पर प्रश्न पॉइंट है हमारा इंपोर्टेंट, पूछता है कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा द्वीप, जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है कौन सा द्वीप, एंड्रोट। अब इसको आपको याद रखना है, यहां पर अंतर समझना है आपको। देखिए कहीं कहीं पे हम समझ नहीं पाते और प्रश्न को गलत करके आ जाते हैं। माइनस मार्किंग वाला एग्जाम है, अगले प्रश्न की आत्मा को लेकर चला जाता है, याद रखिएगा इसको। तो आपका यदि कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो प्रश्न गलत आपके होंगे एग्जाम में, और माइनस मार्किंग के साथ में आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो ध्यान से सभी चीजों को, जितना मैं यहां पर बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों में। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो यहां पर मैंने जो सबसे बड़ा द्वीप समूह बताया है वो है अमनदीवी, और सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोट, किसका, लक्षद्वीप का। जो अगला प्रश्न बनता है वो बनता है कि सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है, तो सबसे दक्षिणी द्वीप है मिनिकॉय। और जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं मिनिकॉय द्वीप से। अब देखिए प्रश्न कैसे बनते हैं, यहां से समझिएगा। प्रश्न बनते हैं कि मिनिकॉय को मालदीव से कौन सा चैनल जोड़ता है, मिनिकॉय से जो मालदीव है, मिनिकॉय को मालदीव से कौन सा चैनल जोड़ता है, तो याद रखिएगा 8 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल है, 8 डिग्री चैनल है। इसके अलावा जो दूसरा बनता है चैनल से संबंधित प्रश्न, पूछता है कि मिनिकॉय को, जो देखिए मिनिकॉय कौन सा द्वीप है, दक्षिणी द्वीप है, तो मिनिकॉय को अन्य द्वीप से, लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से कौन सा चैनल जोड़ता है, तो याद रखिएगा जो अन्य द्वीप से जोड़ता है चैनल वो है 9वां चैनल, 9 डिग्री चैनल। इसके अलावा जो प्रश्न बनता है वो बनता है अंडमान निकोबार से। प्रश्न पूछता है कि अंडमान और निकोबार को जोड़ने वाला चैनल कौन है, वो है 10 डिग्री चैनल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में, याद रखिएगा इसको। तो ये कुछ यहां से महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो आपके एग्जाम में बन सकते थे। तो ध्यान से आप इन सभी पॉइंट को हो सके तो कॉपी पेन लेकर आप नोट कर लीजिएगा, और नहीं कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को किस वर्ष भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। चलिए देखिए, कह रहा है यहां पर कि जो 4 भाषाएं हैं आपके सामने, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को किस वर्ष में भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो ऑप्शन है आपके सामने 1948 में, 1967 में, 2004 में और 1992 में। चलिए थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं यहां पर, चलिए अब समझाने में मुझे मजा आएगा। चलिए यहां पर देखिए बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो कह रहा है कि देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची, तो पहले तो आपको जानना है कि 8वीं अनुसूची में किस विषय पर बात की गई है। चलिए, तो जो 8वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है, भाषाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है पूछा जाता है प्रश्न, किसका उल्लेख किया गया है, भाषाओं का। जो 8वीं अनुसूची है इसके अंतर्गत किसका उल्लेख किया गया है, भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और जो आपका मूल संविधान था, मूल संविधान में पहले कितनी भाषाएं थी, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 14 भाषाएं रखी गई थी। यदि वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान का जो अभी संविधान है आपका 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कुल देखिए 22 भाषाएं हैं। तो जो नई भाषाएं जोड़ी गई वो कितनी भाषाएं जोड़ी गई हैं, 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं, और इन्हीं भाषाओं को हमको समझना है। चलिए तो देखते हैं यहां पर कि कौन कौन सी भाषाएं कब जोड़ी गई हैं। तो सबसे पहले देखिए 1967 में सबसे पहले जो भाषा जोड़ी गई वो है सिंधी। जो सबसे पहले भाषा जोड़ी गई वो थी सिंधी भाषा, 1967 में जोड़ी गई थी। ठीक है, इसके बाद में 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई। एक तो आपकी नेपाली है, नेपाली भाषा, मणिपुरी, और जो तीसरी थी वो थी कोंकणी भाषा। इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद 2004 की बात करते हैं तो 2004 में जोड़ी गई बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं। 2004 याद रखिएगा, 4 है लास्ट में, तो कितनी भाषाएं जोड़ी गई हैं? 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको। 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई। 1967 में सिंधी जोड़ी गई, जो सबसे पहले जोड़ी गई थी, याद रखिएगा। तो जो हमारा सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए इसके बाद चलिए अगला प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि स्मारक और उससे संबंधित राज्य के सही संयोजन की पहचान करें। चलिए बताना है आपको कि कौन सा यहां पर स्मारक कौन से राज्य में पाया जाता है। चलिए तो ऑप्शन ए है गोल गुंबज, कहां पर है? कह रहा है महाराष्ट्र में। यह आपका गलत हो जाएगा। जो गोल गुंबज है वो कहां पर है? कर्नाटक। कहां पर है? कर्नाटक, बीजापुर। बीजापुर का गोल गुंबद कहां पर है? कर्नाटक में है। तो ये आपका जो पहला है वो बता रहा है महाराष्ट्र, तो ये आपका पहला यहां पर क्या हो जाएगा? गलत। अब गोल गुंबद की बात की गई है, पूछ सकता है किसने बनवाया था, तो याद रखिएगा मोहम्मद आदिल शाह। ये भी आपको याद रखना है, आदिल शाह के द्वारा बनवाया गया था, मोहम्मद आदिल शाह। इसके बाद जो दूसरा है छोटा इमामबाड़ा, कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, जो पूछा था हमसे, पूछा था कि स्मारक और उससे संबंधित राज्य का सही संयोजन की पहचान करें। तो छोटा इमामबाड़ा हो गया, कहां पर है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। अब देखिए छोटा इमामबाड़ा है और इसी के साथ साथ आपको याद रखना है बड़ा इमामबाड़ा। बड़ा इमामबाड़ा पूछ सकता है कि बड़ा इमामबाड़ा कहां पर है, तो छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा दोनों कहां पर है? लखनऊ में है। बड़ा इमामबाड़ा है, इसमें क्या है? भूल भुलैया है। भूल भुलैया का निर्माण किया गया है। भूल भुलैया पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में भूल भुलैया कहां पर है? वो है लखनऊ में। किसके यहां निर्माण किया गया है? बड़ा इमामबाड़ा के यहां, ठीक है। जो बड़ा इमामबाड़ा है, इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण करवाया गया था अवध के नवाब आसफ उल दौला के द्वारा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए जो अगला है आपके सामने वो है चीनी का रोजा, कहां पर है? कह रहा है कि केरल में है। जो चीनी का रोजा है ये आपका यहां पर गलत हो जाएगा। चीनी का रोजा है आगरा में। कहां पर है? आगरा में। कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर है उड़ीसा में, ठीक है। इसके अलावा उड़ीसा के देखिए एक तो लिंगराज मंदिर हो गया आपका, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, लिंगराज मंदिर। और इसके अलावा जो तीसरा है वो है जगन्नाथ मंदिर। ये 3 मंदिर आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इनसे प्रश्न बनने के सबसे ज्यादा चांस रहते हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश का एग्जाम है, तो उत्तर प्रदेश स्पेशल की भी हम बात करेंगे। कुछ प्रश्न उत्तर प्रदेश स्पेशल के भी साथ में लिए हैं। जीके जीएस के अंतर्गत देखिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो आपका, इसके अलावा देखिए पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो कोशिश यही की जाती है कि सभी टॉपिक से संबंधित आपके एग्जाम में जो जहां से प्रश्न बनते हैं वो सभी यहां पर प्रश्न लूँ मैं, ताकि आपका प्रश्न एग्जाम में छूट ना पाए। तो चलिए इसके अलावा देखिए, यदि आपसे पूछता है कि शाहजहां का मकबरा कहां पर है, ठीक है, तो शाहजहां का मकबरा कहां पर है? आगरा में है। इसको भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश से संबंधित ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत पूछ लिया जाता है कि शाहजहां का मकबरा कहां पर है? आगरा में है। चीनी का रोजा कहां पर है? आगरा में है। आपसे पूछा जाएगा कि अकबर का मकबरा कहां पर है, याद रखिएगा सिकंदरा आगरा, सिकंदरा आगरा में है, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। हुमायूं का मकबरा पूछता है, तो हुमायूं से देखिए कुछ बच्चों को यहां पर कंफ्यूजन रहता है कि जो हुमायूं है उसका मकबरा आगरा में है, याद रखिएगा हुमायूं का मकबरा कहां पर है? दिल्ली में है, ठीक है, ये याद रखिएगा, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा इनको। चलिए अगला प्रश्न है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? मुंबई में, पुणे में, बेंगलुरु और नई दिल्ली। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां पर है? पुणे में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों को मानसून वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है? चलिए तो ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, कंटीली झाड़ियां, पहाड़ी वनस्पतियां और उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। चलिए तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी के साथ में यहां पर सही आंसर चला जाएगा, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में दल चरमपंथी, चलिए देखिए जो ये प्रश्न है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, जो एग्जाम रहे हैं, ठीक है, उसमें पूछा गया प्रश्न है, पूछा गया था। देखिए कह रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में दल चरमपंथी और नरमपंथी में विभाजित हुआ था। जो कांग्रेस थी ये दो दलों में विभाजित हुई थी, चरमपंथी और नरमपंथी। तो पूछ रहा है कि किस अधिवेशन में हुआ था। चलिए सबसे पहले देखते हैं मद्रास अधिवेशन। मद्रास जो अधिवेशन है वो हुआ था 1887 में, ठीक है, और जो इसके अध्यक्ष रहे हैं वो रहे बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। अब इसको याद रखना है आपको कि यहां से कैसे प्रश्न बन सकता है। सबसे देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले तो आप इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए जो बदरुद्दीन तैयब जी है यहां से जो प्रश्न बनता है, पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो बदरुद्दीन तैयब जी रहे हैं, याद रखिएगा। तीसरा जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे कौन, बदरुद्दीन तैयब जी। इसके बाद में जो अगला है वो है बनारस अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन और सूरत अधिवेशन। तो यहां पर जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जो सूरत अधिवेशन है ये हुआ था 1907 में, 1907 में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष रहे वो थे रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस घोष, ठीक है, रास बिहारी घोष। तो रास बिहारी घोष थे किसके, सूरत अधिवेशन के, और कब हुआ था, 1907 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। ये था 23वां अधिवेशन। इसमें कांग्रेस के दो दल बट गए थे, एक तो चरमपंथी में और नरमपंथी में। तो ऑप्शन यहां पर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। मैंने आपसे पूछा था, देखिए यहां पर प्रश्न बताया था मैंने आपको कि जो कांग्रेस के सबसे ज्यादा अधिवेशन हुए वो किस शहर में हुए, कलकत्ता अधिवेशन, सॉरी किस शहर में हुए, तो कलकत्ता में हुए, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां से कलकत्ता से जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। जो पहला पॉइंट है, पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था, किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था, तो याद रखिएगा कलकत्ता अधिवेशन। जो 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, सबसे पहले इसमें वंदे मातरम गाया गया था। जो दूसरा पॉइंट है यहां पर पूछा जाता है कि राष्ट्रगान किस अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था, तो याद रखिएगा जो 1911 का कलकत्ता अधिवेशन था, 1911 का कलकत्ता अधिवेशन था, इसमें राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया था। तो ये दो पॉइंट है, पूछे जाते हैं कि किस अधिवेशन में गाए गए थे, तो आपको जो आंसर लगाना है वो होगा कलकत्ता अधिवेशन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए आपके सामने अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन ए कह रहा है क्रिकेट से है, फुटबॉल, टेनिस और हॉकी। मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है हॉकी का जादूगर, हॉकी का जादूगर, क्या बोला जाता है, हॉकी का जादूगर। ये प्रश्न बन चुका है कि किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर बोला जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है। और हॉकी से संबंधित जो ट्रॉफी दी जाती है वो है एक तो मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी, और जो दूसरी है वो है आगा खां कप, आगा खां कप। ये दो ट्रॉफी आपको याद रखना है, किससे, हॉकी से संबंधित। तो ऑप्शन यहां पर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से था, हॉकी से था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि इलाहाबाद बैंक का विलय हो गया। बताना है आपको कि इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक में हो गया है। ऑप्शन ए कह रहा है कि कैनरा बैंक में, इंडियन बैंक में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में और बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो चलिए एक एक को देखते हैं। सिंडिकेट बैंक, जो सिंडिकेट बैंक था उसका विलय किसमें हो गया, कैनरा बैंक में। किसमें हो गया, कैनरा बैंक में। इंडियन बैंक, तो इलाहाबाद बैंक, जिसे हम इलाहाबाद बैंक बोलते थे, इलाहाबाद बैंक, ठीक है, इलाहाबाद बैंक का विलय किसमें हो गया, इंडियन बैंक में। इसके बाद है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यहां पर दो बैंकों का विलय हुआ है, किसमें, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तो देखिए कौन कौन सी वो बैंक है आपको यह भी समझना है। और देखिए जो अगला है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसमें भी दो बैंकों का
विलय हुआ है। तो देखिए पहले समझते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन कौन सी बैंकों का विलय हुआ। एक तो है विजया बैंक, विजया बैंक, और दूसरा है देना बैंक, देना बैंक। इन दो बैंकों का विलय किसमें हुआ है? बैंक ऑफ बड़ौदा में। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, यहां से प्रश्न बना है। यूपी प्लस का जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम रहा है वहां पर प्रश्न ये बन चुका है। ठीक है, बैंकों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा इसको। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो देखिए एक तो है कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया और आंध्रा बैंक। दो बैंकों को का विलय किसमें हुआ है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया और आंध्रा बैंक, इन दो बैंकों का किसमें हुआ है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। लेकिन देखिए हमसे पूछा था इलाहाबाद बैंक का विलय किसमें हुआ है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इंडियन बैंक में। तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन बताना है आपको कि कौन सा है यहां पर। चलिए, कह रहा है कि आमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। बिल्कुल सही है, आमाशय से भोजन किसमें प्रवेश करता है? आंत में, छोटी आंत का जो ड्यूडेनियम भाग है उसमें प्रवेश करता है। चलिए दूसरा है, कह रहा है कि लार में सलाइवरी लाइपेज नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सरल शर्करा में बदल देता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा यहां पर, और जो गलत है वही आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा था कि कौन सा यहां पर कथन गलत है। तीसरा है यहां पर, कह रहा है कि भोजन ग्रास नली के माध्यम से आमाशय में प्रवेश करता है। तो देखिए जो ईसोफेगस है, इससे भोजन कहां पर जाता है? आमाशय में जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कायम बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। डी है आपका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां पर होता है? छोटी आंत है, जो छोटी आंत का ड्यूडेनियम भाग होता है वहां पर होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए, तो ऑप्शन यहां पर डी भी सही है, लेकिन हमारा यहां पर गलत पूछा था तो बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब यहां पर जो देखिए गलत क्यों है, पहले आपको इसको भी समझना है कि गलत क्यों किया मैंने। तो इसका कारण है, देखिए कह रहा है कि लार में, देखिए एक मिनट, देखिए बी कह रहा है कि लार में सलाइवरी लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। तो लार में लाइपेज एंजाइम नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। जो लाइपेज एंजाइम है, इसका किसका एंजाइम है? लाइपेज एंजाइम है जो देखिए आमाशय का, लाइपेज, और इसके अलावा जो दूसरा है वो है ट्रिप्सिन एंजाइम, और तीसरा है एमाइलेज। पहला जैसे लाइपेज हो गया, ट्रिप्सिन और एमाइलेज, ये तीनों एंजाइम है आग्नेयाशय के एंजाइम है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए आपसे पूछ सकता है कि आग्नेयाशय के एंजाइम की प्रकृति कैसी होती है, तो याद रखिएगा कैसी होती है? क्षारीय होती है। इसको भी आप याद रखिएगा, यहां से प्रश्न बनता है। तो देखिए जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये होता है प्रोटीन पाचन के लिए। ठीक है, प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम है? ट्रिप्सिन एंजाइम है। एमाइलेज जो एंजाइम होता है ये होता है स्टार्च के पाचन के लिए। ठीक है, जो लाइपेज एंजाइम है ये पाचन किसका करता है? वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। वसा को बदल देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। तो जो लाइपेज है वो किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। लाइपेज एंजाइम है आग्नेयाशय का, इसलिए ये आपका ऑप्शन गलत हो गया था। अब देखिए लार की बात की गई है, तो लार में जो एंजाइम होते हैं वो दो एंजाइम होते हैं। एक तो होता है लाइसोजाइम, ठीक है, लाइसोजाइम, और जो दूसरा है वो है टाइलिन। जो टाइलिन है ये करता है पाचन, और जो लाइसोजाइम एंजाइम है इसका काम होता है जीवाणुओं को मारना। ठीक है, जीवाणु रोधी होता है। तो लार में कितने एंजाइम पाए जाते हैं? दो पाए जाते हैं। तो टाइलिन हो गया और लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का कार्य है जो भी सूक्ष्मजीव आते हैं आपके भोजन में, जैसे ही मुंह में प्रवेश करते हैं, ठीक है, तो लार मिलती है और लार के माध्यम से जो लाइसोजाइम एंजाइम है वो जीवाणुओं तक पहुंच जाता है और जीवाणुओं को खात्मा करता है। ठीक है, टाइलिन होता है पाचन के लिए, स्टार्च पाचन के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद जो अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? ऑप्शन ए, यहां पर हमारे पास दो ही ऑप्शन है। ये थोड़ा सा पीडीएफ बनाते समय मिस प्रिंट हो गया, चलिए कोई बात नहीं, नीचे है। चलिए मिस्टेक हो गया ये पीडीएफ बनाते समय। चलिए, तो कह रहा है देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? ऑप्शन ए सहारनपुर, देवरिया, और सी है लखीमपुर, और डी कह रहा है कि ललितपुर।
तो चलिए देखते हैं कि कौन सा जिला सबसे उत्तरी है और कौन सा जिला सबसे पश्चिमी जिला है। चलिए देखते हैं यहां पर। तो पहला है, देखिए यहां पर देख रहे हैं हम कि सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर और सबसे दक्षिणी दिशा है सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र। सबसे पश्चिमी जिला है शामली और सबसे पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का बलिया। तो जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न बनता है कि ऐसा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो 4 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। देखिए एक तो मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, जो दूसरा है वो है बिहार हो गया, ठीक है, झारखंड हो गया और छत्तीसगढ़, ठीक है। ये 4 ऐसे जिले हैं जो उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है इसके साथ में सीमा बनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछता है। अब देखिए इसके अलावा जो प्रश्न बनता है वो कहां से बनता है? वो बनता है ललितपुर से। प्रश्न बनता है, ऐसा ही प्रश्न होता है, वो कंफ्यूज कर देता है बच्चों को। प्रश्न बनता है ललितपुर से कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है, तो वो है ललितपुर, ठीक है, याद रखिएगा। लखीमपुर उत्तर प्रदेश का जिला, देखिए यहां से प्रश्न जो बनता है लखीमपुर से पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है? ऑप्शन ए कह रहा है ओदोहो, मोयसाई, चेराओ और आलुइट्टी। तो ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। जो चेराओ नृत्य है वो किसका नृत्य है? मिजोरम का। तो ऑप्शन यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। जो मिजोरम के लोग हैं उनका नृत्य कौन सा? चेराओ नृत्य, जिसको हम बांस नृत्य बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब देखिए इसके अलावा उत्तर प्रदेश से यदि प्रश्न बनता है तो देखिए कर्मा नृत्य, यदि आपसे पूछता है कि कर्मा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा खैरवार जनजाति के द्वारा किया जाता है कर्मा नृत्य, जो उत्तर प्रदेश की जनजाति है। चलिए अगला प्रश्न है, एतमाद उद्दौला का मकबरा कहां स्थित है? ऑप्शन ए औरंगाबाद, फतेहपुर सीकरी, आगरा और शाहजहानाबाद। चलिए तो कमेंट कर दीजिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो एतमाद उद्दौला का मकबरा कहां पर है? तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। कहां पर है? आगरा में, ठीक है। देखिए पूछता है कि एतमाद उद्दौला का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो नूरजहां, ठीक है, किसके द्वारा बनवाया गया था? नूरजहां के द्वारा बनाया गया था। ये किसकी बेगम थी? जहांगीर की बेगम, ठीक है, जहांगीर की बेगम थी, ये याद रखिएगा, ठीक है। औरंगाबाद में ऐसे कौन कौन से देखिए स्थल हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए एक तो है बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा ये किसने बनवाया था? औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। औरंगजेब की पत्नी का मकबरा है कौन सा? बीबी का मकबरा, औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। कहां पर है? औरंगाबाद में है। इसके अलावा औरंगाबाद में देखिए एक तो एलोरा की गुफाएं, औरंगाबाद महाराष्ट्र में एलोरा की और अजंता की गुफाएं, एलोरा और अजंता की गुफाएं, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। फतेहपुर सीकरी, देखिए फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? पूछा जाता है किसके द्वारा करवाई गई थी? तो आप कहेंगे सर अकबर के द्वारा करवाई गई थी, ठीक है। जो फतेहपुर सीकरी है, देखिए गुजरात विजय के उपलक्ष्य में यह प्रश्न बनता है कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस कारण से करवाई गई थी? तो देखिए गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाई गई थी। जो फतेहपुर सीकरी है कहां पर है? आगरा के निकट थी। और जो फतेहपुर सीकरी है इसमें देखिए क्या क्या है जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। एक तो है पंचमहल, पूछा जाता है पंचमहल कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में, पंचमहल। इसके अलावा जोधाबाई महल, ठीक है। बुलंद दरवाजा ये कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में है। जो आपका सही आंसर होगा एतमाद उद्दौला का मकबरा कहां पर है? आगरा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। शाहजहां का मकबरा पूछता है तो कहां पर है? आगरा में है, ठीक है। अकबर का मकबरा पूछता है तो कहां पर है? सिकंदरा, आगरा में है। हुमायूं का मकबरा पूछता है तो कहां पर है? दिल्ली में है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इनको। चलिए जो अगला प्रश्न है आपके सामने इंपोर्टेंट भी है, याद रखिएगा। चलिए
प्रश्न है, कह रहा है कि थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए लूनी नदी है, चंबल, झेलम है या फिर सोन नदी। चलिए, तो कह रहा है कि थार के रेगिस्तान की, तो ऑप्शन यहां पर ए सही आंसर हो जाएगा हमारा। लूनी नदी थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, थार रेगिस्तान, देखिए जैसा प्रश्न हमसे पूछा है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, लूनी नदी है। यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो वो है थार का रेगिस्तान। यदि आपसे पूछता है कि ऐसा कौन सा रेगिस्तान है एशिया का जहां पर सबसे ज्यादा जनता निवास करती है, तो वो है थार का रेगिस्तान। थार का रेगिस्तान ऐसा रेगिस्तान है जहां पर सबसे ज्यादा जनता निवास करती है। ठीक है, जनता निवास करती है कौन से रेगिस्तान पर? थार के रेगिस्तान पर। ठीक है, याद रखिएगा इसको। लूनी नदी, देखिए जो लूनी नदी है, इसके उद्गम की बात करते हैं तो इसका उद्गम होता है, कहां से निकलती है ये? अरावली पर्वत। जो अरावली पर्वत की अजमेर पहाड़ियां हैं, कहां से निकलती है? तो आप कहेंगे सर अरावली पर्वत की जो अजमेर पहाड़ियां हैं वहां से लूनी नदी का उद्गम होता है। और कहां जाकर मिलती है? कच्छ के रण में। कहां पर? कच्छ का जो रण है वहां पर मिलती है। ठीक है, चलिए अब देखिए जो यहां से प्रश्न बनता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो लूनी नदी है वो कैसी है? आपकी एक अंतःस्थलीय नदी है। अब प्रश्न कैसे बनता है यहां पर समझिएगा। प्रश्न पूछता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो अपना जल सागर तक, अरब सागर तक नहीं पहुंचा पाती है, तो वो है लूनी नदी। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अंतःस्थलीय नदी बोला जाता है, क्योंकि ये अपना जल सागर तक नहीं पहुंचा पाती है, उसके पहले ही छोड़ देती है, उसके पहले ही इसकी गति धीमी हो जाती है, तो वो है लूनी नदी। चंबल नदी बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो चंबल नदी है इसका उद्गम होता है जनापाव, मध्य प्रदेश की जो जनापाव पहाड़ियां हैं वहां से उद्गम होता है, और इटावा में यमुना से मिल जाती है। कहां पर? इटावा में यमुना से मिल जाती है। ठीक है, तो किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, झेलम, जो झेलम है इसका उद्गम होता है शेषनाग झील से, शेषनाग झील से, और मिल कहां जाती है? चिनाव में। किसकी सहायक नदी है? चिनाव की सहायक नदी है। कौन सी नदी? झेलम नदी। प्रश्न पूछता है यहां से, देखिए कि झेलम नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है, तो वो है श्रीनगर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है प्रश्न में, पेपर में, कि श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए अमरकंटक, अमरकंटक की बात करते हैं तो अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं, एक तो है नर्मदा और दूसरी नदियां हैं, दूसरी जो नदी है वो है सोन नदी। ठीक है, ये दो नदी निकलती हैं, एक तो नर्मदा और दूसरी सोन नदी। जो नर्मदा नदी है एक पश्चिम की, भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। ठीक है, याद रखिएगा। जो सोन नदी है ये मिल जाती है गंगा में, और जो नर्मदा है ये मिल जाती है कहां पर? अरब सागर में, खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। जो थार है, थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? लूनी नदी है। चलिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, आज का ये पीडीएफ डिस्टर्ब हो गया बेटा। चलिए कोई बात नहीं, हो जाती है गलती कभी कभी। चलिए प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड होता है? एस्कॉर्बिक एसिड किसको बोलते हैं? विटामिन सी को बोलते हैं। तो विटामिन सी सबसे अधिक किसमें होता है? अमरूद में होता है। ऑप्शन सी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन, यदि ऑप्शन में यहां पर आंवला होता या नींबू होता तो सबसे ज्यादा किसमें होता है? नींबू में होता है। लेकिन यहां पर ऑप्शन में कौन है? अमरूद ही है, जिसमें विटामिन सी यहां पर सबसे ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? ऑप्शन ए पोटेशियम है, आयरन है, एल्यूमिनियम है और सिल्वर। तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो सबसे अभिक्रियाशील धातु है वो कौन सी है? पोटेशियम है। अब देखिए यहां पर आपको एक श्रेणी समझनी है, इसको देख करके आप समझ जाएंगे कि कौन सी अभिक्रियाशील धातु है, ज्यादा है या कौन सी कम अभिक्रियाशील धातु है। तो इस श्रेणी को देख लीजिएगा, यहां पर 8-10 शब्द हैं लगभग। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको, ये यहां से प्रश्न बन जाते हैं एग्जाम में। चलिए जैसे ये प्रश्न है, ये प्रीवियस ईयर का मैंने प्रश्न रखा है यहां पर। चलिए तो देखिए सबसे पहले जो धातु है सबसे अधिक क्रियाशील, अभिक्रियाशील, वो कौन सी है? पोटेशियम है। इसके बाद है, इसके बाद जो थोड़ा कम है अभिक्रियाशील पोटेशियम से वो है सोडियम। फिर आती है कैल्शियम, कैल्शियम के बाद आती है मैग्नीशियम। ठीक है,
मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, चलिए एल्यूमिनियम के बाद जो आती है वो है जिंक, फिर आता है आयरन, ठीक है। आयरन के बाद आता है लेड, जिसको हम पी भी बोलते हैं, ठीक है। लेड के बाद आता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद आता है कॉपर, कॉपर के बाद आता है मरकरी, मरकरी के बाद जो कम क्रियाशील है वो है सिल्वर, और सिल्वर के बाद जो अपने ग्रुप में सबसे कम क्रियाशील है वो होता है सोना, ठीक है। तो सबसे कम क्रियाशील यदि आपसे धातु पूछता है कौन सी है, तो वो है सोना, और सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, पोटेशियम। तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिए, आपको जो सारणी यहां पर बताई है मैंने, वो इसलिए बताई है क्योंकि सापेक्ष भी पूछ सकता है कि मैग्नीशियम के सापेक्ष यहां पर कैल्शियम ज्यादा अभिक्रियाशील है या एल्यूमिनियम ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए इस श्रेणी को आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज बस इतने प्रश्न, और कैसे लगे हैं प्रश्न आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी मेरे द्वारा वीडियो अपलोड की जाती है तो आपके पास में सही समय पर ताकि वो वीडियो पहुंच सके, ताकि आपका भी टाइम बर्बाद ना हो और आपको सभी चीजें सही समय पर उपलब्ध हो जाएं। और यदि देखिए वीडियो आपको लग रहा है कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जो भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जीके से संबंधित यदि उन्हें कोई भी, देखिए जो जीके है आपका और हिंदी, ये दोनों ऐसे विषय हैं जो आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं, तो आपको चुनना है यहां पर, ये इस वीडियो को आपको देखना है या नहीं देखना है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसके बाद में अगले वीडियो में। धन्यवाद।